हेलो हेलो। माइक टेस्टिंग 1 2 3 अब आ रही है। हेलो 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 हेलो। ऑल ओके। चलिए, आज हम लोगों ने मिसलिनियस टॉपिक मैंने यूं लिखवाया है कि जितना रिमेनिंग है वो ये कंप्लीट हो जाएगा और जितना पुराना हमारा बाकी है ना उसे हम लोग कंप्लीट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों मिलाकर आज हम लोग का ये मिसलिनियस हो जाएगा। तो अब तक जितना भी टॉपिक हमारा हुआ है और जिसमें इसमें जितना भी जैसे कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट बिल डिस्काउंटेड ये बचा हुआ है तो इसको हम लोग कर लेंगे। ओके। तो आज तक हम लोगों का सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जैसे लाइक अ बैंकिंग टर्मिनोलॉजी। ठीक है, जैसे कि हम लोग नॉर्मल सिंपल शब्दों में अगर हम लोग बात करें तो बैंकिंग टर्मिनोलॉजी के अलावा गवर्नमेंट स्कीम हमारा कंप्लीट, बैंकिंग इन इंडिया पार्ट 1 हमारा कंप्लीट, पार्ट 2 कंप्लीट, पार्ट 3 कंप्लीट, इवन बहुत ज्यादा मेजर पोर्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा, इट विल बी मॉनेटरी पॉलिसी। बट मैं मॉनेटरी पॉलिसी से स्टार्ट पहले नाबार्ड एंड पीएसएल कराना चाह रहा हूं क्योंकि वो थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का टॉपिक है, उसे पहले कर लोगे तो उसके बाद फिर मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ा अपनी लाइफ से कोरिलेट करके चलेंगे तो इतना ज्यादा टफ नहीं रहने वाला है। तो नाबार्ड एंड पीएसएल कर लेंगे देन फिर मॉनेटरी पॉलिसी कंप्लीट करेंगे। ओके, सेशन स्टार्ट करें। चलिए, हम लोग जो लास्ट क्लास पढ़ रहे थे उसमें नच पढ़ रहे थे। बैंकिंग ओम्बड्समैन हमारा डन हो गया था, एनबीएफसी ओम्बड्समैन हमारा डन हो गया था, केवाईसी हम लोगों का ये केवाईसी भी हम लोगों का डन हो गया था। केवाईसी सीबीएस कराना है, एनपीसीआई डन था, रुपए डन था, ये एवरीथिंग डन। भारत बिल पे सीटीएस डन, ये सारी चीजें आरटीजीएस एनईएफटी सारी चीजें डन चल रही हैं। नेपाल रेमिटेंस हो गया, एमआईसी और बैंक का इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ एटीएम कंप्लीट हो गए ये वाले हमारे। स्विफ्ट, हाँ स्विफ्ट पे आना है। बट पहले नच पे आते हैं, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। उस दिन बहुत सारे कह रहे थे कि सर सिर्फ आप रीडिंग करके निकल गए थे, अब यहाँ पर हमें जरा फिर एक बार बता दीजिए, तो उसी पे फोकस करने के लिए हम लोग आए। जरा एक बार पढ़ो फटाफट से। अच्छा, नच को कब से लाइव कर दिया गया है? 24x7 कब से कर दिया गया है? 1 अगस्त 2021 से। एनईएफटी को लाइव कब से किया गया है? 24x7 एनईएफटी को। एनईएफटी को कब से किया गया? एनईएफटी 16 दिसंबर से। और आरटीजीएस को, आरटीजीएस को, आरटीजीएस देखो कितनी गड़बड़ है, कोई 19 दिसंबर कोई बोल रहा है, कोई 15 दिसंबर कोई बोल रहा है, कोई 26 दिसंबर बोल रहा है। 3 फरवरी को तो नहीं हुआ था मेरे जन्मदिन से कि सर जब से आपका बर्थडे आया तब से इसको लाइव कर दिया गया? ऐसा तो नहीं करवा दिया मेरे भाई एक आध है? चलो अब आते मुद्दे की बात पर, ये तुम लोग पढ़ चुके। अब आते नच। मैंने तुम लोगों को बताया था कि ऐसा कोई भी सिस्टम जहां पर पीरियोडिक पेमेंट हो रहा है, पीरियोडिक मतलब होता है कि जो रेगुलर हो रहा है, रेगुलर से बेहतर है कि रिकरिंग हो रहा है, मतलब क्वार्टरली पेमेंट देना। जैसे मुझको जो यहां पर अपने इंटरनेट का जो चार्जेस कराना पड़ता है, रिचार्ज कराना पड़ता है, ये मंथली होता है। ओके, और मंथली होने का मतलब क्या है? ये रिकरिंग में आता है। रिकरिंग इलेक्ट्रिसिटी ये है, ये रिकरिंग पेमेंट होता है। समझ रहे हो, कंपनी मुझे मंथली सैलरी देती है तो ये कैसा है? रिकरिंग पेमेंट है। कंपनी मेरे को इंसेंटिव देती है मेरे भाई, तो वो कैसा है? रिकरिंग है, वो आता है मेरे दोस्त। ऐसे ही मेरे भाई, मैं जो मेरे साथ लोग काम करते हैं उनको मैं सैलरी दे रहा हूं तो वो कैसा है? रिकरिंग। 20,000 में से मेरे भाई मैंने 5-5 हजार पे 2 लोग रख रखे तो मैं उनको यहाँ पर सैलरी देता हूँ, वो मेरे लिए काम करते हैं। तो मेरे दोस्त उनको मैं मंथली पेमेंट करता हूं तो वो मेरे लिए क्या है? वो रिकरिंग है। समझ में आ रहा है ये वर्ड रिकरिंग का मतलब? रिकरिंग का मतलब समझ में आ रहा है? रिकरिंग मतलब पीरियोडिक। ओके, ठीक है। अब जरा समझिए, तो ये जो सिस्टम है इसका नाम है नच, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस इज अ सेंट्रलाइज सिस्टम लॉन्च विद एन एम टू कंसोलिडेट मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम रनिंग अक्रॉस द कंट्री। तो जो नच है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस है, ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। इसको मेरे भाई लॉन्च किया है, जो मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम है उनको यहां पर मर्ज कर दिया गया। असल में क्या है कि जैसे हम लोग कोई भी चेक देते हैं, अब वो चेक बैंक में जाता है, अब बैंक से उसकी इलेक्ट्रॉनिक इमेज, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग जो हाउस होती है मेरे भाई वहां पर भी जाती है, वहां से क्लियर होता है फिर आगे जाता है। ये पूरी की पूरी एक प्रोसेस होती है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। अभी इतना समझ लो कि नच मतलब नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ओके,
चलिए, नेशनल जो पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस है, इसको इंप्लीमेंटेड नच फॉर बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये बैंक के लिए भी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए भी है। जैसे माय फादर टुक अ लोन फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC, तो जब उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया होगा तो देन दैट टाइम मेरे को लगता है कि उन्होंने नच फॉर्म जरूर सबमिट किया होगा। ये जो नच फॉर्म है ये जरूर सबमिट किया होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे घर का जो लोन है, जो मेरे घर पर इंस्टॉलमेंट मेरे पिताजी के अकाउंट में से कटती है, वो ऑटोमेटिकली कट जाती है कि डेट है महीने की, उस तारीख पर पिताजी की पेंशन आती, पिताजी के पेंशन में से इंस्टॉलमेंट कट जाती है। तो ये किस वजह से हो रहा है सर? नच की वजह से। तो जो ऑटोमेटिक जो सारी प्रोसेस चलती है, ऑटो पे जो चल रहा है, इट इज बेस्ड ऑन नच। ये टोटली किस पर बेस्ड चल रहा है? नच के बेसिस पर चल रहा है। तो ये बैंक को दे रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसका फायदा, इससे कॉर्पोरेट कंपनीज हो गए, गवर्नमेंट जो बड़े बड़े ट्रांजेक्शन करती है, जो बल्क में पेमेंट करते हैं, ठीक है। वेब बेस्ड सॉल्यूशन, अब हमें सैलरी के लिए थोड़ी फॉर्म फिल करना पड़ेगा, कंपनी नच मैंडेड फॉर्म लग रही होगी मेरे भाई, उनको सैलरी रिलीज करनी है मंथली, हमें तो रिसीव करनी है ना, तो हमें रिसीव वालों को थोड़ी करना है। ये क्लियर हो गया। अब नच सिस्टम कैन बी यूज फॉर मेकिंग बल्क ट्रांजेक्शन टुवर्ड्स जस्ट लाइक अ सब्सिडी। सब्सिडी सोचिए कितने बड़े लेवल पे दी जाती है, डिविडेंड मेरे भाई, इंटरेस्ट, सैलरी, पेंशन, तो जो भी बल्क ट्रांजेक्शन है उनके लिए नच सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्त, कलेक्शन ऑफ पेमेंट लाइक टेलीफोन का बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, वाटर, लोन, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑटोमेटिकली अपने आप ही होता रहता है डेबिट आपके अकाउंट से। किसकी वजह से? नच सिस्टम की वजह से। ओके, क्लियर है? सिर्फ ये वाला टॉपिक हम लोग हिंदी में नहीं है, बाकी सारे इसकी भी हिंदी में करवा लूंगा, डोंट वरी। मैं भाई साहब कैसे ना कैसे लग के फुर्सत में मेरे दोस्त कुछ वक्त निकाल के डेफिनेटली इस पे काम करूंगा। ओके, नच आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम इज डेवलप्ड बाय, एक और आ गया नच आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। ये किसके लिए? APB। सर ये आया है जो डायरेक्ट DBT जो है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जैसे सिलेंडर की सब्सिडी है, अब वो कैसे आती है? DBT के माध्यम से आती है। और ये DBT किसके थ्रू होता है सर? आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के माध्यम से ये होता है। और आधार पेमेंट जो ब्रिज सिस्टम है, सक्सेसफुली चैनलाइजिंग गवर्नमेंट सब्सिडी एंड बेनिफिट टू इंटेंडेड टू बेनिफिशियरी। मतलब इसके केस में क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अगर मुझे अपनी सब्सिडी चाहिए सिलेंडर की, अब तो मुझे याद भी नहीं है मेरे भाई, क्योंकि गैस पाइपलाइन लगी हुई है। पहले तो सिलेंडर की सब्सिडी वगैरह को लेके रहता था कि हम भाई देखना पड़ता था, पासबुक अपडेट करानी पड़ती थी। भाई मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, उनके लिए 100 रुपए भी बहुत होते हैं, 300 रुपए भी बहुत होते हैं, 400 रुपए भी बहुत होते हैं। ओके, तो ऐसे में मेरे भाई जाकर पासबुक में देखते थे कि सब्सिडी आई कि नहीं आई है, सारी चीजें। तो उस केस में क्या होता है कि आपका आधार नंबर जरूर लिंक होना चाहिए, ठीक है। तो ये आधार के बेसिस पे ही चल रहा है। तो आधार पेमेंट, ये जो आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम लिंक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और उसका जो बैंक है, भाई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ये एक साथ है, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बैंक एक साथ हो गए, और ये जो व्यक्ति है और उसका बैंक ये एक साथ हो गए। तो आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम लिंक दी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और उसका बैंक, अदर साइड में बैंक और उसके बेनिफिशियरी। समझ में आ गया? इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ APB, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम? इसे डेवलप किसने किया? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा मेरे दोस्त, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नच, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस? ये किसके लिए होता है? तो बल्क ट्रांजेक्शन के लिए होता है। लाइक ये सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ऑल ऑफ दी अबव कर दीजिएगा। ओके, इसके अलावा ये नच को कब से 24 मतलब कि 365 किया जा रहा है, मतलब ये 7 दिन काम करेगा। तो ये डेट जो है इट इज 1 सितंबर 2021। क्लियर है भाई? एक बार जरा कमेंट बॉक्स में लिख दो यस सर, एक बार फटाफट से लिख दो मेरे भाई कमेंट बॉक्स में यस सर। बहुत बढ़िया। देखो देखो तुम लोग कितने यस सर आ रहे हैं। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर हैं। ये वही हैं जो साइड की साइड बाई साइड चल रहा, फोन पूछ रहे हैं मेरे बाबू ने थाना थाया कि नहीं थाया। फिर आशीष गौतम, ओहो फोकस करो, तो सुन कान में आ गई, तो अरे सर क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे। ये वही है यस सर वाले। भाई साहब मैंने बोला 1 सितंबर से ये लाइव हुआ है,
ये 1 अगस्त 2021 से 365 होगा, मैंने 1 सितंबर बोला था। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला ये नच हो गया हमारा, एनईटीसी डन हो गया था। अच्छा, एनईटीसी में जो फास्टैग लगता है, वो फास्टैग में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उसका नाम क्या है? फास्टैग में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उसका नाम क्या है? आरएफआईडी। वेल डन। आरएफआईडी की फुल फॉर्म क्या? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएफआईडी? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ओके, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है। अब आते हैं स्विफ्ट पे। 1 मिनट के लिए इसको रीड कर लो, स्विफ्ट को जल्दी से रीड कर लो, स्विफ्ट को मेरे भाई। सर लास्ट वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। मयंक, तुम्हारी जब शादी हो रही होगी ना, तो तुम जब फेरे ले रहे होगे, तो उस दौरान तुम्हें लिंक किया जाएगा, जो तुम्हारी धर्मपत्नी होने वाली, किससे लिंक करते हैं? तो उसे बोलते गठबंधन। समझते हो? दो आपकी भी पास एक करके, मेरे दोस्त ऐसे करके स्वाफी टाइप का होगा, उनके पास भी होगा, और उसमें गांठ बांधी जाती है। मतलब कि आपको लिंक किया जा रहा है। बिना लिंक करे तो शादी नहीं होगी। फेरे दोनों ले रहे हैं अलग अलग चलते हुए, हाँ भैया आजा, हाँ बहना आजा, ऐसे थोड़ी होगा ना, लिंक करना पड़ेगा। तो ये भी जो जो नच है वो कैसे काम करेगा? आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम कैसे काम करेगा? आधार से तो काम करेगा। तो जो आपका जो गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही है वो कहां से देगी? मोदी जी नोट थोड़ी फैलाएंगे मेरे भाई, बैंक के माध्यम से देंगे। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और बैंक, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और उनका स्पॉन्सर बैंक, और जहां पर इसको भेजना है, अब वो व्यक्ति के पास के छत पे फेंकेंगे, बैंक में भेजेंगे, तो इसके बैंक से और इसके जो व्यक्ति से, इस दोनों से लिंक होना चाहिए, आधार लिंक होना चाहिए। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब ये स्विफ्ट पे आते हैं। असल में हम लोग एनईएफटी और आरटीजीएस जो पढ़ते हैं, वो ये कहा जाता है इट इज, ये है क्या? मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि एनईएफटी और आरटीजीएस का मतलब क्या होता है? एक बार मुझे कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनईएफटी एंड आरटीजीएस? एक लाइन में, बस एक लाइन में। वे टू फंड ट्रांसफर, पेमेंट मोड, मोड ऑफ पेमेंट। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, हाय दैया, इतनी गलती कैसे मैंने माफ करूं भैया, कैसे माफ करूं? चलो फोकस करते हैं। एनईएफटी और आरटीजीएस के माध्यम से फंड ट्रांसफर नहीं होता। मैं तो सत्य बता रहा हूं, एनईएफटी और आरटीजीएस के माध्यम से फंड ट्रांसफर नहीं होता। सच, कसम से सच में बोल रहा हूं, मजाक नहीं, ये मजाक वाली बात नहीं, यस सर वाला नो सर वाला नहीं है, सच में बता रहा हूं मेरे भाई, नहीं होता। हाँ, उससे मैसेज ट्रांसमिट किए जाते हैं, मैसेज ट्रांसफर होते हैं, मैसेज। एनईएफटी क्या करता है? अगर आपने लाइन पढ़ी हो तो एनईएफटी आरटीजीएस फिर दोबारा जाके पढ़ना। एनईएफटी उस दौरान बताया होता तो तुम लोग मेरी जान खा जाते। एनईएफटी और आरटीजीएस से होता क्या है कि ये मैसेज भेजते हैं। कैसे काम करता है? ये सिस्टम है, आपके बैंक से मैसेज, यहां से जैसे आपने यहां पैसा दिया, यहां से ये अपने यहां पर डिपॉजिट किए, अपने यहां से डिपॉजिट किए, यहां पर मैसेज दिए, ये चेक करे, फिर यहां से दूसरे वाले बैंक में मेरे दोस्त क्रेडिट हो गया, यहां से डेबिट हुआ, यहां क्रेडिट हो गया, अब यहां से क्रेडिट हुआ, सब वेरीफाई हो गया, फिर यहां पर मेरे दोस्त सामने वाली पार्टी के अकाउंट में क्रेडिट किया था, अपने यहां से डेबिट कर लेता बैंक। ये एक प्रोसेस होती है जो कि यहां से मैसेज ट्रांसमिट करता है। ये सारा मेरे भाई मैसेज ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। समझ में आ रहा है? ये मैसेज भेजते हैं। ठीक है, इतना चलो। और थोड़ा किसी दिन मैं पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में से एनईएफटी आरटीजीएस पढ़ाऊंगा, तब तुम्हें मजा आएगा इस वाले टॉपिक में, काफी इंटरेस्टिंग है। अभी के लिए समझो कि फंड ट्रांसफर हम लोग एनईएफटी और आरटीजीएस के माध्यम से करते हैं। अब जरा ये स्विफ्ट पढ़ते हैं। स्विफ्ट क्या है? स्विफ्ट के माध्यम से क्या विदेशों में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं? नो।
स्विफ्ट के माध्यम से विदेशों में पैसे ट्रांसफर नहीं किए जाते। अब जरा सुनना क्या है ये, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है एग्जाम में। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड, बोलो यार, मजा नहीं आ रहा, बोलो यार, बोलो, मुझे आवाज नहीं आ रही, हेलो हेलो। सोसाइटी फॉर, इट इज फॉर मैसेजिंग, या सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ओके, क्लियर है। अब जरा आगे देखिए, स्विफ्ट क्या एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है अंडर द बेल्जियम लॉ, 1973 में से फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर एग्जाम में पूछा गया इसका, बेल्जियम के ला हुल्पे में है। इट प्रोवाइड, यहां से मजेदार बात शुरू होती है, इट प्रोवाइड नेटवर्क। अब स्विफ्ट क्या प्रोवाइड कर रहा है कि नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है, दैट इनेबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड वाइड, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए ओपन करता है क्या चीज, टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। ओ माय गॉड, मतलब ये इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए स्विफ्ट कोड इस्तेमाल किया जाता है। ये उस मैसेज को इनक्रप्ट कर देता है। इनक्रप्ट मतलब समझते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने किसी को मैसेज भेजा तो उसमें व्हाट्सएप पे लिखा था इट इज इनक्रप्टेड, इसे आपके अलावा या जिनको भेज रहे हो उनके अलावा कोई तीसरा व्यक्ति नहीं पढ़ सकता। सिक्योर कोडेड है, या एग्जैक्ट कोडेड, इनक्रिप्टेड कोडेड। अब देखो, इट प्रोवाइड नेटवर्क, ये स्विफ्ट क्या प्रोवाइड करता है, एक नेटवर्क प्रोवाइड करता है, दैट इनेबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड वाइड टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन अ सिक्योर, स्टैंडर्डाइज्ड एंड रिलायबल एनवायरमेंट। मतलब सिक्योर वे में मैसेज को, इंफॉर्मेशन को यहां से वहां ट्रांसमिट करने के लिए हम स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया मेरे भाई? कितना टाइम हो गया स्टार्ट हुआ? अभी 20 मिनट ही हुए हैं सेशन में। अब देखिएगा, स्विफ्ट कोड जो होता है ये 8 और 11 करेक्टर का होता है, यहां से अपना काम शुरू होता है। 8 और 11 करेक्टर का ये कोड होता है। स्टार्टिंग के जो 4 करेक्टर होते हैं बैंक कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट टू जो लेटर होते हैं, लेटर ये आपके कंट्री कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट टू लेटर होते हैं सिटी कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट 3 लेटर जो होते हैं ब्रांच कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। जो लास्ट वाला होता है ये ऑप्शनल होता है, इसलिए हम बोलते हैं 8 और 11। ओके, फर्स्ट 4 करेक्टर यूज टू आइडेंटिफाई बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाएगा। नेक्स्ट 2 करेक्टर आर यूज टू आइडेंटिफाई कंट्री। अब जैसे इंडिया का कोड क्या, कंट्री कोड क्या है, इंडिया का कंट्री कोड क्या है, 91। ठीक है, नेक्स्ट 2 करेक्टर आर लोकेशन कोड बताएगा। ओके, और लास्ट के जो 3 करेक्टर होंगे ये ब्रांच को डिनोट करेंगे इफ अवेलेबल। ओके, मेरी आवाज आ रही है? साउंड इज ओके? साउंड इज ओके, एक बार लिख दो साउंड ओके, ऑल ओके। इसका मतलब एक आध दो बच्चों के यहां पर इंटरनेट की गड़बड़ है। चलिए, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। तो एक बार आते हैं स्विफ्ट, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टे सर डिजिट होते लेटर, भाई यहां पर देखो 4 लेटर, 2 लेटर, 2 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर। अब मैं तुम्हें दिखा दूं, एक मिनट को, एक स्विफ्ट कोड उठा लेते हैं कोई। स्विफ्ट कोड आजा, एसबीआई का ले लो, स्विफ्ट कोड एसबीआई। ठीक है, तो ये आप देखिए, समझ में आ गया मेरे भाई? ये देखो, दिख रहा है आपको? ये एक तरीके से देखो ना, इसमें पूरे के पूरे आपके लेटर्स हैं, मैं लेटर्स बता रहा हूं कि 4 लेटर्स बैंक कोड, नेक्स्ट 2 लेटर्स कंट्री कोड, नेक्स्ट 2 लेटर्स सिटी कोड, लास्ट 3 के लेटर मेरे भाई ये ब्रांच कोड होते हैं। तो ये अपना स्विफ्ट कोड कंप्लीट होता है। ओके, टाइप्स ऑफ एटीएम डन हो गए थे अपना। अब आते हैं लास्ट जो बैंकिंग टर्म बचता है अपना, अभी और भी कराऊंगा, ऐसा नहीं नहीं कराऊंगा, मैं सारी चीजें कराता रहूंगा धीरे धीरे। ध्यान से सुनो नेक्स्ट। अच्छा, एक चीज पूछनी थी मेरे को तुम लोगों से शायद,
तुम लोगों ने, मैंने 2 टॉपिक कराए थे यूट्यूब पे, वो कंप्लीट कर लिए, एक ब्रांड एम्बेसडर का और एक और वाला टॉपिक कराया था। एक ब्रांड एम्बेसडर और एक मैंने वो कराई थी आपको, कमिटी एंड चेयरमैन। ये दोनों टॉपिक कर लेना। मॉर्निंग 7 AM का सेशन आज का देखा था? सुबह 7 बजे का सेशन आज का देखा था? नीति आयोग वाला कैसा लगा था मेरे भाई डेटा? इस तरीके से तुम्हें और पढ़ना है। मॉनेटरी पॉलिसी आज नहीं होगी, आज हम लोग जितना भी अपना पुराना वो कंप्लीट कर रहे हैं। जरा देखो, चीजों को सेंट्रलाइज्ड किया गया है। सेंट्रलाइज करने का मतलब एक ही सिस्टम से सभी को कनेक्ट कर दिया गया है। जैसे आप फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, जैसे कि बैंक मैसेज ट्रांसफर कर रहा है, जैसे कि आप एटीएम यूज कर रहे हैं, फोन बैंकिंग यूज कर रहे हैं, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम यूज कर रहे हैं, या इवन मेरे दोस्त आधार से पेमेंट कर रहे हैं, या कार्ड से कर रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर रहे हैं, कार्ड स्वैप कर रहे हैं, ये सारी चीजें किस सिस्टम से लिंक है? इट इज लिंक्ड विद सीबीएस। किससे लिंक है मेरे भाई? ये सीबीएस। सीबीएस क्या है सर? ये एक टेक्नोलॉजी है, और हर बैंक को यहां पर सीबीएस इनेबल्ड करना है। ये हम लोगों ने अभी करंट अफेयर का पार्ट पढ़ा था। हर बैंक को सीबीएस इनेबल्ड करना है। इसकी भी एक डेट दी गई है, और वो डेट बताइएगा मेरे भाई, वो कौन सी डेट है? सीबीएस यानी कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसे? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, या सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज बैंकिंग सॉल्यूशन, या कोर यहां पर। ओके, अब जरा देखो, इट इज अ टेक्नोलॉजी फॉर फास्ट कम्युनिकेशन बिटवीन बैंक एंड ब्रांचेस एंड ऑल्सो फॉर फंड ट्रांसफर। ये बैंक्स के बीच में, ब्रांचेस के बीच में फंड ट्रांसफर को लेके और कम्युनिकेशन को लेके मेरे भाई, जैसे आज के वक्त में आप देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरी अभी सैलरी क्रेडिट होगी 1 जुलाई को, कि 20,000 हैज बीन क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, ओके, फ्रॉम अड्डा 247 फ्रॉम मैटिस, ऐसा करके आएगा मैसेज। तो ये जो मैसेज आया, और या मैंने यूं कहूं कि मैंने इंटरनेट का रिचार्ज कराया तो मेरा पैसा कट गया, तुरंत क्यों सारी चीजें मेरे पास मेरे को प्रॉपर मिलती रहती। किसके थ्रू? ये कम्युनिकेशन जो हो रहा है, ये दोस्त सीबीएस के माध्यम से हो रहा है। किसके माध्यम से? सीबीएस के माध्यम से। क्लियर है? सीबीएस के माध्यम से मेरे दोस्त, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज बैंकिंग सॉल्यूशन, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। क्लियर है सर? 2 लाख तो सर 20,000 बोल रहे हैं। 2 लाख? अब तुम लोग मतलब कैसा है, मेरे शकल पे लिखा है। क्लियर हुआ? सीबीएस की फुल फॉर्म। अब मेरे भाई इसको लिंक करना है। सीबीएस की एक डेट आई है, मुझे बताइए सीबीएस की डेट क्या है, फटाफट से बताइए। सीबीएस की डेट क्या है? ये बैंक को सीबीएस, जितने भी सभी हैं सभी को सीबीएस से लिंक करना है। July 1। ओके, 1 अगस्त। मेरे को भी एग्जैक्ट याद नहीं है इसकी डेट, मुझे भी ढूंढनी पड़ेगी। मैं तुम लोगों को इसकी नेक्स्ट बताऊंगा, सीबीएस लिंक ही है या वो किससे रिलेटेड है, मैं स्किप कर रहा हूँ इस वाले को। ओके, इसको ढूंढ के बताऊंगा मैं तुम लोगों को। ये सीबीएस क्लियर हो गया? ये सीबीएस क्लियर हो गया मेरे भाई? अब आते हैं यहां पर, व्हाट इज मर्चेंट डिस्काउंट रेट? व्हाट इज मर्चेंट डिस्काउंट रेट? जरा इसे पढ़िए। वो चेक ट्रंकेशन की, आई थिंक सीबीएस की नहीं है, सीटीएस की है वो। एक सेकंड जरा, लेट मी चेक।
अच्छा, हाँ, सीटीएस जो है चेक ट्रंकेशन सिस्टम, इसको हर ब्रांच में इसको इंप्लीमेंट करना है। इसकी डेट है सितंबर 30, 2021 तक। सितंबर 30, 2021 तक, 30 सितंबर 2021 तक इसको सीटीएस को चेक ट्रंकेशन सिस्टम को ऑल बैंक में इसे इंप्लीमेंट कराना है। इसकी डेट यहां पर ये दी गई है। ठीक है। ये क्लियर हुआ मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या है? भाई आरबीआई ने बोल दिया है अब ऑल ब्रांचेस को कराना पड़ेगा। ओके, अब जरा सुनिएगा, व्हाट इज मर्चेंट डिस्काउंट रेट, व्हाट इज एमडीआर। मर्चेंट डिस्काउंट रेट, व्हाट इज एमडीआर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। मर्चेंट डिस्काउंट रेट या एमडीआर की बात करें, इट इज अ रेट चार्ज टू मर्चेंट फॉर पेमेंट प्रोसेसिंग। अब इसे यार ऐसे नहीं समझ रहे, अपनी भाषा में, आम भाषा में समझाता हूं। जैसे ये एक व्यक्ति है, दुकानदार है, आप लोग इसकी दुकान पे जाते हैं। यस सर, ऑब्वियसली हम लोग जाते हैं। जब आप इसकी दुकान पर जाते हैं तो कुछ शॉपिंग करते होंगे। हाँ सर, करते हैं, कुछ खरीदते हैं। आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो अपने एटीएम के माध्यम से, या डेबिट कार्ड के माध्यम से, या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। तो जब आप पेमेंट करते हैं तो यहां पर एक मशीन होती है, इसका नाम है पॉइंट ऑफ सेल मशीन। क्या होती है मेरे भाई? पॉइंट ऑफ सेल मशीन। आपने इस पे अपना कार्ड स्वैप किया, चाहे वो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। तो इस व्यक्ति को, जो ये सर्विस ले रहा है, जिस भी बैंक की पॉइंट ऑफ सेल मशीन की, या जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, या जिस भी एनबीएफसी की ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन इस्तेमाल कर रहा है, उसको इसको उसको इसको एक सर्टेन रेट से, उसको इसको एक सर्टेन रेट से पेमेंट करना पड़ता है। एंड वो रेट जो होती है, दैट इज कॉल्ड एमडीआर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। दैट रेट इज कॉल्ड दी मर्चेंट डिस्काउंट रेट। मतलब कि ये व्यक्ति जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन अपनी दुकान पर रख के बैठा है, इसका जितना इस्तेमाल होगा, तो पर ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग इस व्यक्ति को यहां पर पे करना पड़ेगा। गौरव भाई है? ठीक है, कार्ड पेमेंट पे है। मतलब दुकान वाला है, उसको मिलेगा रेट, समझ नहीं आया। किसको पे करना पड़ेगा? मतलब मर्चेंट पे करेगा, ऑब्वियसली यार। मर्चेंट डिस्काउंट रेट मतलब ये है कि ये जो दुकानदार है, इसकी पॉइंट ऑफ सेल मशीन, अब ये दुकान वाला आया, कोई व्यक्ति, फॉर एग्जांपल आप गए, ये आप गए, या ये मैं गया, या ये तुम गए, या ये हम सब गए। तो हम जब 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 गए, तब तब ट्रांजेक्शन किया। तो पर ट्रांजेक्शन इसको एक सर्टेन रेट से अमाउंट पे करना पड़ता है पॉइंट ऑफ सेल मशीन, जिसकी ये इस्तेमाल कर रहा है, उनको, जिसकी सर्विस ले रहा है। पेमेंट किसे करेंगे? अगर एसबीआई की पॉइंट ऑफ सेल मशीन है तो एसबीआई को, एचडीएफसी की पॉइंट ऑफ सेल मशीन है तो एचडीएफसी को, आईसीआईसीआई की पॉइंट ऑफ सेल मशीन है तो आईसीआईसीआई को। तभी तो दुकानदार आपसे क्या कहते हैं कि अरे भैया सुनो, कैश हो तो कैश दे दो, नहीं तो आपको 2% देना पड़ेगा। वो इनको जो पे करना पड़ता है वो तुमसे वसूल कर लेते हैं। समझते हो? भैया पे, इनको पे करना है, लेकिन ये क्या करते हैं, दुकान पे लिख देते हैं अगर कार्ड का इस्तेमाल कराना चाहते हो 2% आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और हम लोग क्या होते, भोले भाले होते हैं, और मेरे दोस्त दे देते हैं। चलो अब समझो, इसे अब समझ में आएगा। मर्चेंट डिस्काउंट रेट, जिसको एमडीआर बोलते हैं, इज द रेट चार्ज टू मर्चेंट फॉर पेमेंट प्रोसेसिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन। मर्चेंट डिस्काउंट रेट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज बैंक फी चार्ज टू मर्चेंट। मतलब बैंक फी होता है जो कि बैंक चार्ज करता है व्यापारी से फॉर टेकिंग पेमेंट फ्रॉम देयर कस्टमर थ्रू क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड।
अल्टरनेटिवली द मर्चेंट डिस्काउंट रेट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द ट्रांजेक्शन डिस्काउंट रेट, इसको टीडीआर भी बोलते हैं। अप टू 2000 ट्रांजेक्शन इस फ्री, सरकार ने कर रखा है, 2000 रुपए तक के ट्रांजेक्शन पे फ्री कर रखा है। क्लियर है दोस्त? ये बैंक की एक इनकम है ऑब्वियसली। पेटीएम ने कुछ पहले 0 एमडीआर किया है। अभी यार लोग लाएंगे, देखो एक बात होता है ना कि जब पाप का घड़ा भरता है तो एक वक्त के बाद आदमी को समझ में आ जाता है कि नहीं अब ऐसे नहीं कर सकते। जब मार्केट में कॉम्पिटिटर आ जाते हैं, जब मार्केट में मोनोपोली होती तभी तो वो इस तरीके से खेल रहे हैं। जब मार्केट में भतेरे आ जाएंगे तो दोस्त फिर तो उनको ये विड्रॉ करना ही पड़ेगा। एक तरफ आप बोल रहे हो डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया, दूसरी तरफ इस तरीके से करवा रहे हो, तो फिर कैसे कोई व्यापारी इसको अडॉप्ट करेगा? कैसे कोई दुकानदार इसे अडॉप्ट करेगा? उसे उसी के लिए ऑनलाइन पेमेंट लेने के लिए पे करना पड़े। सर ये डिस्काउंट कैसे हुआ? बेटा ये रेट का नाम है। सर कबूतर पैरेट कैसे हो गया है? सॉरी तोता पैरेट कैसे हो गया मेरे भाई? तो अब भाई मेरे वो नाम है उसका अंग्रेजी में और हिंदी में। सर नाराज क्यों हो रहे हो? अरे भैया तुमसे नाराज होके जाएंगे कहाँ? ठीक है, अब जरा देखो, ये जो दोस्त बैंकिंग ओम्बड्समैन है और इंश्योरेंस ओम्बड्समैन है, ठीक है, बैंकिंग ओम्बड्समैन है और जो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन है, इन दोनों को मर्ज किया जा रहा है। ठीक है, बैंकिंग ओम्बड्समैन और इंश्योरेंस ओम्बड्समैन स्कीम जो है, इन दोनों को मर्ज किया जा रहा है। इसको लेकर डेटा मेरे को जरा देखना है कि इसमें लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। ओम्बड्समैन स्कीम यहां पर लिखा नहीं है, उसकी भी डेट मैं तुम्हें लेकर आऊंगा, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं है, वो अभी जल्दी आपको सर्कुलर मिल जाएगा, वो जून के आसपास की डेट थी। एक जल्दी आरबीआई सर्कुलर लेकर आएगा जिसमें कि मैं तुम्हें अभी से बता देता हूं कि बैंकिंग ओम्बड्समैन और इंश्योरेंस ओम्बड्समैन इन दोनों को मर्ज किया जा रहा है। बैंकिंग ओम्बड्समैन इंश्योरेंस ओम्बड्समैन दोनों को मर्ज किया जाएगा। सॉरी, आज मैं क्या कर रहा हूं यार, गड़बड़ कैसे बोल रहा हूं बार बार। बैंकिंग ओम्बड्समैन और एनबीएफसी ओम्बड्समैन, बैंकिंग ओम्बड्समैन और एनबीएफसी ओम्बड्समैन, समझना, इन दोनों को मर्ज करके एक नया सर्कुलर लाया जाएगा और वो एनबीएफसी पर भी लागू होगा, वो बैंक पर भी लागू होगा। ठीक है, माफ करना मेरे भाई, मैं स्टेटमेंट गलत बोल रहा था बार बार। बैंकिंग ओम्बड्समैन जो एनबीएफसी ओम्बड्समैन है, इन दोनों को मर्ज किया जाएगा, एक नया सर्कुलर आएगा, वो एनबीएफसी ओम्बड्समैन और बैंक दोनों पर मतलब लागू होगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? एक एनबीएफसी, ये जो दोस्त देखना, रिजर्व बैंक ने अभी एक ओम्बड्समैन स्कीम लॉन्च करी थी डिजिटल ट्रांजेक्शन को लेके। अब ये जो स्कीम लेकर आए थे, ये लेकर आए हैं स्कीम लॉन्च अंडर दी सेक्शन 18 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। देखो, एनबीएफसी ओम्बड्समैन आरबीआई एक्ट में आया, बैंकिंग ओम्बड्समैन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आया, और ये जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है इसको अलग ही कर दिया पूरा का पूरा, कि जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है इनको लेके अगर समस्या आ रही है तो फिर क्या किया जाए। भाई डिजिटल ट्रांजेक्शन जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहा है, आप मेरे भाई गूगल पे कर रहे हो, फोन पे कर रहे हो, इससे पैसा कट गया, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे मेरे भाई? समझ में आया? तो यहां पर ये डिजिटल ट्रांजेक्शन लेकर आए। बैंकिंग ओम्बड्समैन और डिजिटल ओम्बड्समैन में कोई भी फर्क नहीं है मेरे भाई। डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए जो ओम्बड्समैन है इसमें कोई भी फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम है। रिजर्व बैंक इंट्रोड्यूसेस ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन, स्कीम लॉन्च अंडर सेक्शन 18 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट विल प्रोवाइड कॉस्ट फ्री एंड एक्सपीडियस कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म, मतलब कि भाई फ्री में और प्लस जल्दी से जल्दी समस्याओं के निवारण को मेरे दोस्त ये सुलझाएगा। to deficiency in customer services in digital transaction conducted through the non-bank entities regulated by RBI। तो आरबीआई के द्वारा जो भी नॉन बैंक एंटिटीज हैं, नॉन बैंक एंटिटीज हैं, उनके द्वारा मेरे भाई इन डिजिटल ट्रांजेक्शन कंडक्टेड थ्रू नॉन बैंक एंटिटीज, अगर कोई भी डिजिटल ट्रांजेक्शन नॉन बैंक एंटिटीज के द्वारा कंडक्ट किया गया है और उन ट्रांजेक्शन को लेकर आपको कोई भी समस्या है, तो मेरे भाई आप कहां जा सकते हैं? भाई बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास आप जा सकते हैं। और इसका जो वर्णन किया गया है ये पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के सेक्शन 18 में किया गया है।
क्लियर हो गया दोस्त? सर आपसे कुछ पूछो तो आप रिप्लाई क्यों नहीं करते? बेटा अभी रुक जाओ, पहले समझा लूं, पॉइंट समझ में नहीं आया, चलो ठीक है। पीपीआई जान तो, पीपीआई, पीपीआई प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। अलग अलग बैंक मिलकर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट लॉन्च करते हैं, ठीक है। वैसे बैंक भी इसे लॉन्च करते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट कैसे हैं, इसे नॉन बैंक एंटिटीज भी लॉन्च कर रही हैं, ठीक है। अब ये जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है, इसका फायदा क्या है कि आप क्या करते हैं अपने अकाउंट से इस कार्ड में, ये एक तरीके काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है एक तरीके का, जिसमें कि ये कार्ड होता है जिसमें कि आप अपनी मनी लोड कर लेते हैं और जितना पैसा होता है उतने तक का ट्रांजेक्शन करते हैं। ये कहलाता है प्री पेमेंट, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। जस्ट लाइक मेरे दोस्त, आप लोग जैसे रेलवे उसमें जाते हैं, मॉल वगैरह में जाते होंगे, तो मॉल वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे बिग बाजार वाला अपना एक वो प्रीपेड कार्ड देता है, उतने उसमें मनी लोड होती है तो उसमें आप ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। मेट्रो का कार्ड होता है, रेल का कार्ड होता है, रिलायंस की शॉप पे जाते होंगे तो वहां पर एक कार्ड होता है, वो आपको मिलता है। समझ में आया मेरे दोस्त? तो ये जैसे आप लोग बिग बाजार में जाते तो वहां पर वो अपना कार्ड दे देता है। तो ये अलग 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 हैं जो कि कार्ड देते हैं, ये क्या प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो इसमें जितनी मनी लोडेड होती है उतने तक का आप ट्रांजेक्शन कर पाते हैं। कुछ कार्ड ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से आप बाहर भी ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, जैसे बिग बाजार के बाहर भी उससे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। बिग बाजार में भी उससे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जैसे बिग बाजार जारी कर रहा है तो उससे सिर्फ बिग बाजार में भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के पीपीआई होते हैं। मतलब सर रिचार्ज कार्ड बोले एक तरीके से, इसे समझो आम भाषा में, ये प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट हो गया। अब प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट को लेके क्या हुआ कि आपने पेमेंट किया, आपका पैसा कट गया लेकिन ट्रांजेक्शन नहीं हुआ मेरे भाई। आपने उसमें पैसा लोड किया, भाई वॉलेट में पैसा लोड किया या कार्ड में पैसा लोड किया, वो पैसा लोड नहीं हुआ। समझ रहे हो मेरे दोस्त? हाँ आरुष भाई, बिल्कुल बिल्कुल। पीपीआई पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, पीपीआई में और समझाऊंगा ऐसे डिटेल में। अभी के लिए जो पीपीआई समझा रहा हूं डिजिटल ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग समझा रहा हूं। जो मैंने पॉइंट बोला वो समझ में आया? आपने गूगल पे यूज कर रहे थे, वो हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, मोबाइल ट्रांसफर। गूगल पे यूज कर रहे, पैसे कट गए आपके। फोन पे यूज कर रहे, भाई आपके पैसे ही नहीं आ रहे हैं। देन फिर आप क्या करेंगे? देन फिर आप क्या करेंगे मेरे भाई? ओके। देन मेरे दोस्त, आप यहां पर दोस्त इसके पास जाएंगे डिजिटल ट्रांजेक्शन को लेके, बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास। तो आरबीआई इंट्रोड्यूस ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन। स्कीम वाज लॉन्च अंडर सेक्शन 18, इसको सेक्शन 18 में यहां पर दिया गया है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 में। तो मतलब ये पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के सेक्शन नंबर 18 में इसके बारे में यहां पर वर्णन किया गया। Complaint relating to digital transaction conducted through bank will be continue to be handled under the banking ombudsman scheme। तो मेरे भाई जो ये कंप्लेंट होंगी इनको हैंडल जो किया जाएगा बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के तहत हैंडल किया जाएगा। क्लियर हो गया? बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, ये जो कंप्लेंट होंगी बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के अंतर्गत ही हैंडल की जाएंगी। देखो यार, डिजिटल ट्रांजेक्शन को लेके समस्या थी कि डिजिटल ट्रांजेक्शन को लेके समस्या हो रही है कि भाई ये कंप्लेंट है, इनको लेके कहा जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है हम लोग एक ओम्बड्समैन स्कीम ले आते, सिमिलर है, बस इसको लाए किस एक्ट के अकॉर्डिंग है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के सेक्शन नंबर 18 में इसके बारे में कहा है। और इसमें बता दिया कि ये सर्टेन सर्टेन यहां पर रीजन है, अगर इनमें ये फॉल करता है, इनसे रिलेटेड अगर समस्या है, तो फिर यहां पर मेरे दोस्त आप लोग आ सकते हैं, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के तहत इन समस्याओं को हैंडल किया जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट देखना, ऑफिसेस ऑफ ओम्बड्समैन फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन विल बी फंक्शन फ्रॉम एग्जिस्टिंग 22 ऑफिसेस ऑफ बैंकिंग ओम्बड्समैन। सिंपल है भाई, देखो यही जो बैंकिंग ओम्बड्समैन के ऑफिसेस है वहीं से ही इनको हैंडल किया जा रहा है। और इस स्कीम को कब से लागू किया गया था? जनवरी 31 2019 से। अब से दोस्त बैंकिंग ओम्बड्समैन, एनबीएफसी ओम्बड्समैन एंड ये जो ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन, इन तीनों को मर्ज किया जाएगा। जल्दी आपको जून के बाद से सर्कुलर एक देखने को मिलेगा, ये तीनों ही मर्ज होने वाले हैं। एनबीएफसी वाला अभी वही 22 से होगा यार, पहले बताया था मैंने तुम लोगों को, पहले बताया था मैंने, एनबीएफसी 4 है भाई, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता। ये 22 है बैंकिंग ओम्बड्समैन, ये 4 है। तो ये 4 जहां से वहां से डील करेंगे, ये जो 22 है 22 वहां से डील करेंगे। और जो ये जो है ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन, ये जो एग्जिस्टिंग बैंकिंग ओम्बड्समैन ऑफिस है 22, वहां से इनकी सारी को सारे हैंडल किया जाएगा। जो ओम्बड्समैन होगा डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए, उसको भी आरबीआई के द्वारा ही अपॉइंट किया जाएगा। भाई पीपीआई इसमें आएगा आपका, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, जो रीजन रहेगा उसके कारण अगर कोई भी समस्या है तो वो आएगा आपको ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन के तहत, ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन के तहत। ये डिजिटल ट्रांजैक्शन वाला बैंकिंग ओम्बड्समैन में आएगा, यस ऑब्वियसली मेरे भाई। सर इतनी लंबी क्लास होती है क्या, एक आर नहीं हो सकता? देखो अब ये वाले सवाल को इतनी देर से पूछ रहा है, जवाब नहीं दूंगा तो कहेगा आप हमारे सवालों के जवाब नहीं देते हो। इन सवालों के जवाब दूं? डिजिटल ट्रांजैक्शन, एनबीएफसी मर्ज, बैंकिंग ओम्बड्समैन, ये तीनों मर्ज हो जाएंगे। आगे बढ़े? नहीं, एक मिनट रुक जाओ यार, तसल्ली कर लो थोड़ा यार दोस्त, इनकी समस्याओं का निवारण कर ले, इनके सवालों को देख ले। आगे बढ़े? पीएसएल कब होगा? नेक्स्ट क्लास में पीएसएल ही होगा, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। 5 मिनट का तो मैं ब्रेक देता हूँ, 5 मिनट में मिलते हैं हम लोग।
48 हो रहे हैं, 53 पे मिलते हैं। हेलो एवरीवन। हेलो 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 हेलो। देखो ये इससे और क्लियर हो गया होगा आपके इस वाले पैराग्राफ से कि ये जो डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेके ओम्बड्समैन स्कीम है, रिजर्व बैंक में अपॉइंट वन और मोर ऑफ इट्स ऑफिसेस इन द रैंक ऑफ, मतलब आरबीआई का जो, चाहे एनबीएफसी ओम्बड्समैन हो, चाहे बैंकिंग ओम्बड्समैन हो, चाहे ओम्बड्समैन फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन हो, ये चीफ जनरल मैनेजर या जनरल मैनेजर होता है आरबीआई का। चीफ जनरल मैनेजर होता है आरबीआई का। ओके। जो अपॉइंटमेंट होता है ओम्बड्समैन का, उसको कितने साल के लिए अपॉइंट किया जाता है? फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years एट अ टाइम। ओके, फॉर अ पीरियड। समझ में आया? ये स्पेशली डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए। अच्छा, डिजिटल ट्रांजेक्शन में आपका यूपीआई भी आ जाएगा। तुम लोगों ने क्यूआर कोड से पेमेंट किया, स्कैन हो गया, आपका कट गया पैसा, फिर क्या करोगे मेरे भाई? पैसा कट गया, फिर क्या करोगे मेरे भाई? परेशान हो जाओगे। देन फिर आप क्या करोगे मेरे भाई? डिजिटल ट्रांजेक्शन, ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन है, यहां पर अप्रोच करोगे। तो ये तीनों को मर्ज किया जाएगा। ये सिर्फ आपके लिए अभी के लिए इंपॉर्टेंट है, और हाल फिलहाल जल्दी ही एक नया सर्कुलर आ जाएगा, तो ये सारी चीजें हमारे लिए जीरो हो जाएंगी। जो नया सर्कुलर आएगा वो इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए मैं कहूंगा इसका ओवरव्यू ले लो बजाय इसमें दिमाग लगाने के। ओके।
सिंपल इसलिए क्योंकि ओम्बड्समैन स्कीम हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एनबीएफसी ओम्बड्समैन पढ़ा है, बैंकिंग ओम्बड्समैन पढ़ा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये टफ लग रहा होगा। ठीक है भाई, चलो ये अपना यहां पर कंप्लीट होता है, एमडीआर भी कंप्लीट हो गया यहां पर, एनबीएफसी भी। अच्छा एनबीएफसी समझ लो एक बार, एनबीएफसी मैंने बताया था कि जैसे बैंक और एनबीएफसी में डिफरेंस क्या है। ये जो बैंक होता है ये आपका डिमांड डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है, डिमांड डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है, और मेरे भाई टाइम डिपॉजिट भी आपका ये एक्सेप्ट करता है। डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, यानी कहने का मतलब ये है कि आप बैंक में क्या कर सकते हैं, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट दोनों ओपन करा सकते हैं, टाइम डिपॉजिट यानी कि रिकरिंग अकाउंट और फिक्स अकाउंट दोनों ओपन करा सकते हैं। लेकिन एनबीएफसी की बात करें, ये दो प्रकार के होते हैं, डिपॉजिट टेकिंग और नॉन डिपॉजिट टेकिंग। मतलब जो एनबीएफसी डिपॉजिट लेते हैं और जो एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते, सिर्फ लोन प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी कहलाते हैं। अगर हम लोग बात करें डिपॉजिट टेकिंग की, तो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी वो होते हैं जो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते, सिर्फ कौन सा करते, टाइम डिपॉजिट करते हैं या टर्म डिपॉजिट करते हैं। वो भी मिनिमम पीरियड ऑफ 12 मंथ एंड मैक्सिमम पीरियड ऑफ 60 मंथ, कम से कम 12 महीनों के लिए और अधिकतम 60 महीनों के लिए। समझ में आया भाई, मिनिमम 12 महीनों के लिए, अधिकतम 60 महीनों के लिए। मिनिमम 12 मंथ के लिए, मैक्सिमम 60 मंथ के लिए। क्लियर है ये डिफरेंस समझ में आ गया, एनबीएफसी में क्या है मेरे भाई और बैंक में डिफरेंस क्या है। एक बच्चे का ये डाउट आया था, मेरे को मैसेज आया था, तो उन्होंने कहा सर एक बार इसे रीड कर दीजिएगा, पढ़ा दीजिएगा, फिर दोबारा इसे पढ़ा दिया मैंने, यहां पर डाउट क्लियर होगा। एक मेजर डिफरेंस ये है कि जो आरबीआई की एक सब्सिडरी है, इसका नाम है डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये आप लोग जब बैंक में जाते हैं तो इसमें जो पैसा डिपॉजिट करते हैं उस पर मिलता है आपको इंश्योरेंस। जब बैंक में जाते हैं तो जो डिपॉजिट करते हैं उस पर मिलता है इंश्योरेंस। लेकिन जब कभी भी आप एनबीएफसी में जाते हैं और पैसा डिपॉजिट करते हैं तो उसमें ये जो इंश्योरेंस वाली सुविधा है वो आपको अवेलेबल नहीं कराई जाती है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो डीआईसीजीसी की इंश्योरेंस फैसिलिटी है, डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी जो है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन की, इज नॉट अवेलेबल टू द डिपॉजिटर्स ऑफ एनबीएफसी। और ये जो इंश्योरेंस मैक्सिमम होता है, बैंकर्स जो बैंक में जमा करते हैं उनको मिलता है टोटल डिपॉजिट पे 5 लाख रुपए का। कितना मिलता है मेरे टोटल डिपॉजिट पे 5 लाख रुपए का। क्लियर है भाई। इंटरेस्ट दोनों में सेम मिलता नहीं ना, इंटरेस्ट दोनों में नहीं मिलता, इसमें इंटरेस्ट ज्यादा है आपका, एनबीएफसी में आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। पहले 1 लाख था। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़े। शिवानी गुप्ता एक बार रीड कर लेना, जैसे ये बता दिया एनबीएफसी रिपीट कर दूंगा वो भी, इसे रीड कर लेना। जिस दिन किसी दिन ऐसा लगेगा ये टॉपिक मुझे लग रहा है कि ये तुम लोग एक बार समझ में नहीं आए, तो मैं फिर उन टॉपिक्स को बता दूंगा। ओके, घबराने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अप्रोचिंग एनबीएफसी। अच्छा यार दोस्त, अनेवा, एक बात बताना
कि तुम जैसे किस बहुत जगह पे ब्याज का काम होता है, तो वो ब्याज का काम करने के फायदे क्या है? मतलब 1 लाख रुपए पर आपने दे दिया तो पर मंथ, वैसे तो पूरे साल में बैंक में जमा करोगे तो मेरे दोस्त 3 से लेके 6% तक ब्याज मिलेगी नॉर्मल, और लेकिन किसी व्यक्ति को देते तो एक आप 10-10% भी यहां पर ब्याज लेते, उसका फायदा क्या है? सर इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। तो आप कह रहे हो एनबीएफसी का फायदा क्या है, तो लोग लालच में एनबीएफसी जाते हैं मेरे भाई। उनको जब इंटरेस्ट अर्न करना होता है, ज्यादा उनको रिटर्न चाहिए, तो आप अपना पैसा कहां रखोगे? एनबीएफसी में रखोगे। लेकिन यार इसमें दिक्कत यह है कि हाई रिस्क हाई प्रॉफिट एंड लो रिस्क लो प्रॉफिट। मतलब कि हाई रिस्क है तो हाई प्रॉफिट भी मिलेगा, आप रिस्क लीजिए प्रॉफिट भी मिलेगा, ठीक है। लो रिस्क है तो लो प्रॉफिट है मेरे भाई, ओके। या फिर क्लेम नहीं कर सकते, जैसे कि कुछ आरआरबीज बंद हो रहे हैं, कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक, आरआरबी नहीं, स्मॉल स्मॉल फाइनेंस बैंक पे रहा हूं, कुछ जो कोऑपरेटिव बैंक है उनका लाइसेंस रद्द कर रहा है आरबीआई। तो जब भी न्यूज आती है उसमें लिखा होता है ये वाली बात कि इसके जो डिपॉजिटर्स हैं 90% या 95% डिपॉजिट्स ऐसे हैं जिनका डिपॉजिट 5 लाख रुपए से कम का है, तो उनको तो उनका पूरा पैसा मिल जाएगा, उनको तो उनका पूरा पैसा मिल जाएगा। एनबीएफसी में हाई इंटरेस्ट मिलता है। सर एनबीएफसी में नॉर्मल सिटीजन अकाउंट ओपन करा सकते हैं, ऑब्वियसली मैं भी करा सकता हूं, तुम भी करा सकते हो, कोई भी ओपन करा सकता है। हाई रिस्क लो रिस्क मतलब ये होता है कि दोस्त, अगर छत से कूदोगे मरने का डर है मेरे भाई, और बच गए तो सुर्खियों में आ जाओगे, ठीक है। अगर चेयर से कूदोगे तो मेरे भाई मरने का डर इतना नहीं है, सुर्खियों में नहीं आओगे। तो हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, लो रिस्क लो प्रॉफिट, अब डिसाइड कर लो करना क्या है। बच गए तो हो 10 मंजिल से कूदा फिर भी भाई साहब बिल्कुल दो टांगों पे खड़े हुए हैं, ठीक है। अगर चेयर से कूदेंगे फिर भी मेरे भाई कोई नहीं सुनेगा। तो वो वाली बात है, एक एग्जांपल दिया था, आई होप समझ गए होगे कि आप लोग जहां इन्वेस्टमेंट करते हो, देखो अब शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी के, तो वो डूबने का, कंपनी डूबेगी तो आपको प्रॉफिट भी बियर करने का, लॉस भी बियर करने का। लेकिन कंपनी को अगर लोन दे देते हो आप लोग, तो वो तो आप भाई कंपनी लॉस में हो तो अभी आपको पैसा देगी। तो ये क्या है भाई, शेयर करने पे आपको, शेयर मतलब शेयर में इन्वेस्टमेंट करने पे हाई रिस्क रहती है क्योंकि हाई प्रॉफिट भी है मेरे दोस्त, लोन देने में लो रिस्क रहती है क्योंकि लो प्रॉफिट है मेरे भाई। ये नॉर्मल है। 5 लाख से ज्यादा हो मतलब डूब गए भाई, 5 लाख तक का ही तो क्लेम कर पाओगे। इंश्योरेंस नहीं है तो एनबीएफसी 5 लाख एनबीएफसी कैसे देगा? नहीं है मेरे भाई, नहीं देगा। एग्जाम्पल बड़े डेंजरस देते, अरे ये खून पी जाते हैं स्ट्रॉ लगा के यार, एक ही सवाल को बार 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 करते हैं, और जवाब ना दो तो फिर मुंह और लाल लाल वाला मुंह बना के भेजेंगे, सारी गुस्सा मुझ पे ही उतार देंगे बिल्कुल। किसी और ने बोल दिया होगा कुछ और गुस्सा मुझ पे आके उतार देते हैं। मैं सब ऐसे ऐसे सवाल करते हैं कि बस क्या बोले, चलो छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। मेरे भाई मैं एक्स्ट्रा खून लेके पैदा हुआ हूँ, पियो जितना पी सकते हो स्ट्रॉ लगा के, प्याऊ लगवाऊंगा खून की प्याऊ, पानी की प्याऊ लगवाती दुनिया में, खून की प्याऊ लगवाऊंगा। 1 मिनट रुको जरा, वो एक और पीपीटी डाउनलोड कर लूं, वो जो मैंने लगाई है, कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट बिल डिस्काउंटेड, तो मैं समझा देता हूँ। स्किनीज इज ब्लैंक, ओ माई गॉड, ये कैसे हो गया? 1 मिनट रुको, स्क्रीन सही कर रहा हूँ। आप इस बैच से सबसे ज्यादा परेशान हो? अबे मैं कभी परेशान नहीं होता, अगर मैं परेशान होकर नहीं दिखाऊंगा तुम तो मेरा खून और पी जाओगे, ठीक है। परेशान नहीं होता। एक ने मेरे को मैसेज किया, अब बातें बहुत करते हो। अरे यार ऐसा ना बोला करो, दिल दुखता है, तुम ही तो मेरे हो, तुमसे नहीं बातें करूंगा तो मैं किससे बातें करूंगा। कोऑपरेटिव बैंक हो गया था हमारा ये, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम हो गई थी, ठीक है। ये जो लैंड डेवलपमेंट बैंक नहीं है मेरे दोस्त, ये आपके कोऑपरेटिव, इसी का कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत ये आते हैं। यहाँ पर ये देखेंगे लॉन्ग टर्म आपको दिख रहे हैं, शॉर्ट टर्म दिख रहे हैं आपको,
ठीक है, ये देख रहे हैं ना, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, ये प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, ये सारे के सारे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम तो अपनी हो गई थी, ये तो सिंपल थी। एनईएफटी आरटीजीएस हो गया था, आईएमपीएस हो गया, आईएफएससी हो गया। यार ये मेरी पेज कैसे गलत लग गई, स्क्रीन फिर दोबारा गलत लग गई क्या? एक सेकंड यार, पीपीटी गलत लग गई, फिर दोबारा लगा रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ यार, एक सेकंड रुक जाओ यार। मेरी शबरी। देखो, आई ऑलवेज फील कि कभी कभी सिचुएशन आपके हाथ में नहीं होती, तो आप इससे बेहतर है कि एक प्यारा सा भजन गुनगुना लीजिए। ठीक है, उससे मन भी लग जाएगा, और जो कभी गुस्सा भी आ रहा होगा वो भी कूल हो जाएगा। बजाय रिएक्ट करने के, बजाय एक्ट करने के, बेहतर है शांति से सॉल्यूशन ढूंढा जाए। अब देखिए, कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट बिल डिस्काउंटेड, एक बार मैं जरा पूरी स्लाइड दिखा देता हूँ। हमारा ये सारा पेमेंट बैंक कंप्लीट है, इसमें एडवांस पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक बाकी है, वो थोड़े वक्त के बाद करेंगे। ये ऑन टैप लाइसेंसिंग मैंने आपको पढ़ा दी थी, ये डन हो गई थी। सारे बैंक पढ़ लिए थे, कौन कौन से बैंक पहला बना। फिर नेशनलाइजेशन पढ़ लिया था हम लोगों ने, सारा का सारा जो हुआ मर्जर हुआ। जल्दी दो बैंक और मर्ज होने वाले हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। इन तीनों में से दो बैंक और मर्ज हो जाएंगे, मतलब कि दो बैंक प्राइवेटाइज हो जाएंगे। टाइप्स ऑफ बैंक हम लोगों ने पढ़ लिया था, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक कौन से होते हैं, कॉमर्शियल बैंक में भी पढ़ लिया। पब्लिक सेक्टर बैंक एसबीआई, क्यों एसबीआई को नेशनलाइज बैंक नहीं बोलते, अलग एक्ट के अकॉर्डिंग है इसलिए नहीं बोलते हैं। ठीक है, 1969 में जो नेशनलाइज हुए, 1980 में हुए, उन्हीं को नेशनलाइज बैंक का दर्जा दिया जाता है। लैंड डेवलपमेंट बैंक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, फिर कोऑपरेटिव बैंक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ओके, लोकल एरिया बैंक हो गया था हम लोगों का। ये हम लोगों का यहाँ तक पूरा बेहतर तरीके से कंप्लीट हो गया था, और डीआईसीजीसी भी हम लोगों ने यहाँ पर आगे आरबीआई के टॉपिक में पढ़ लिया था। अब जो हमारा टॉपिक बाकी है उसमें सीसीओडी और जो बाकी है वो मेरे बचता है मेरे भाई आपका बिल डिस्काउंटेड। सबसे पहले आते हैं हम लोग बिल डिस्काउंटेड पढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल डिस्काउंटेड गाइस, एनी आइडिया किसी को? बिल डिस्काउंटेड का मतलब क्या होता है? पहले गेट बंद करना पड़ेगा, इसमें एग्जांपल तगड़ा है ना, नहीं तो पिताजी आके धो देंगे। एक मिनट रुकना। अब मेरी बात को सुनना मेरे दोस्त ध्यान से। बिल डिस्काउंटेड का मतलब पता है? पहले से ही कमीशन काट लेना। बैंक देती है कस्टमर को बिल डिस्काउंटेड। ओहो, हुंडी। ओहो, कौन कहता है हमको पढ़ना आता नहीं? कोई आशीष सर के जैसे? अरे चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ, अभी वॉरियर के प्राइस बढ़ा दूंगा। चलो ठीक है, ड्यू डेट, चलो बढ़िया मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। अब चलो मुद्दे की बात पर आते हैं, बिल डिस्काउंटेड का मतलब क्या है। ओके, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, बिल डिस्काउंटेड वर्ड को ही भूल जाइए, हम लोग बहुत आम भाषा में पढ़ेंगे। कॉमर्स के विद्यार्थी, उनको मैं कॉमर्स याद दिलाता हूँ स्कूल की। ये तुम्हारा भाई है, ठीक है, ये तुम्हारी भाभी है। जब बेचारी ये आएगी, तो इसको जब, अबे नहीं यार, शकल तो ऐसी लग रही है एलियन जैसी बन गई, ठीक है, ऐसी बनाता हूँ अपने जैसी। ठीक है, जब बेचारी असलियत में आएगी और ये कमेंट वगैरह पढ़ा करेगी, तो कहेगी ये बताओ कि पूजा कौन थी, ठीक है, गैब्रिफ कौन थी, ये कौन थी, वो कौन थी, है। चलो मेरे दोस्त, अब ध्यान से सुनना, जरा सुनो। ये तुम्हारा भाई है आशीष गौतम, और ये तुम्हारी भाभी है जिसका नाम है पूजा गौतम। फ्यूचर में होने वाली, अभी हम लोग सिर्फ एक नाम रख लिए हैं यहाँ पर। अब हम दोनों दोस्ती ऐसे ही बैठे हुए थे, शाम का वक्त ना, माहौल बड़ा बढ़िया था एकदम, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, छत पे बैठे हुए थे। तो ये कहती है आशु सुनो ना, मैंने कहा हाँ बताओ ना। अरे आशु सुनो ना, मैंने कहा हाँ बताओ ना। तो कहती है आशु सुनो ना, मैंने कहा बताओ ना भाई बताओ ना।
तो कहते ना कहीं चले, मैंने कहा चलो भैया, नेकी और पूछ पूछ भाई, हम अभी ऑल जितने भी यहाँ पे रहे छोरे सब कहेंगे भैया बिल्कुल ऑलवेज रेडी चलते हैं। तो मैंने कहा चलो भैया कहाँ चलना है? तो कहते हैं हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे। मैंने कहा चल लॉन्ग ड्राइव पे चल। तो मेरे को दिक्कत क्या आ रही है? तो मैंने गाड़ी वाड़ी से नहीं चलेंगे भाई, बाइक से चलेंगे। तो बाइक निकाली, बुलेट निकाली और बैठा लिए मेरे भाई पिछली वाली सीट पे। और मैंने बोला बताओ कहाँ चलना है? तो कहती है कुछ खिला के लाओ हमको। मैंने कहा क्या खाओगे? तो कहती हैं कि भाई देखो मेरे को तो मोमोज वगैरह ये सारी चीजें काफी पसंद आती है। मैंने कहा ये खाएं। कहो चलो, तो अपने एक मित्र है इनका, यहीं पर मास्टर शेफ है मेरे भाई, तो वहीं उनको ले गए। और वहां जब पहुंचे तो कहती हैं क्या चाहिए? कहते हैं हमें हक्का नूडल्स चाहिए। मैंने कहा हक्का नूडल्स चाहिए भाई, अपन कौन सा, अपन तो वही चाउमीन खाने वाला नॉर्मल भाई, 20 रुपए की चाउमीन डाल, चलो ऊपर से प्याज डाल दियो, उसमें ये डाल दियो वो डाल दियो। अब बोलती हक्का नूडल्स। मैंने कहा ये भाई इधर आ, हक्का नूडल्स लानी है मैडम के लिए। तो हक्का नूडल्स वो लेकर आया। तो उसने मतलब मेरे दोस्त काफी चीजें वो लेकर आया, बर्गर लाया, चाउमीन लाया, पेटीज लाया, सारी चीजें। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही है? साउंड इज ओके? ओके फाइनली, ठीक है। अब क्या हुआ मेरे दोस्त, हम लोग वहां पर पहुंचे, बैठ के वार्तालाप कर रहे थे। तो इस तरीके से ही मतलब काफी चीजें आने लगी। फिर ऑर्डर वॉर्डर किया और भी आने लगा। हॉट डॉग, ठीक है मेरे दोस्त, बड़ा पाव, छोटा पाव, डोसा, बर्गर, चाउमीन, काफी सी सारी चीजें आ गई। और फिर क्या हुआ कि मेरे दोस्त, ये पूरी की पूरी प्रोसेस में हम लोगों का जो बिल बना टोटल मिलाकर, खा पी लिया हम लोगों ने, वो 10,000 रुपए का बिल बन गया। कितने का बिल बन गया नॉर्मल मेरे भाई? 10,000 रुपए का, हमारा 10,000 रुपीज का एक बिल बन गया। यहां तक स्टोरी क्लियर है? स्टोरी को समझना मेरे दोस्त, ठीक है? यहां तक क्लियर है? मतलब आप एक चीज देखिए, दो किरदार है यहाँ पर। एक मैं, मोहतरमा, वो एक किरदार है, और दूसरा किरदार कौन है? रेस्टोरेंट का मालिक, रेस्टोरेंट ओनर। ठीक है, दूसरा किरदार कौन है? रेस्टोरेंट का ओनर है। तो ये जो आशीष गौतम और पूजा गौतम जब रेस्टोरेंट में पहुंचे और रेस्टोरेंट में उन्होंने रेस्टोरेंट से सर्विस ले ली, तो यहाँ पर जो रेस्टोरेंट के ओनर को उनको पेमेंट करना है, वो कितने का पेमेंट करना है उनको? उनको जो पेमेंट करना है यहाँ पर, बिल का पेमेंट करना है, वो कितने का करना है बिल का पेमेंट? तो आंसर बनता है 10,000 रुपीज का, 10,000 रुपए का। ओके। आपकी सैलरी 20,000 है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। इश्क और वो कहते नहीं है, प्यार और मोहब्बत और वॉर में सब कुछ है मेरे भाई। वो 20,000 का खाती मैं खिला देता, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है? बहुत मोहब्बत है। अब 10,000 का बिल हो गया मेरे भाई। अब वो आया, जी साहब जी, भाई साहब बिल चाहिए। अब मैंने कहा बिल चाहिए, रुक जा मेरे दोस्त। मैंने वॉलेट निकाला मेरे भाई। तो मैंने वॉलेट को निकाला, वॉलेट में क्या हुआ कि पैसे वैसे नहीं थे शायद, मे बी मैं, मेरे को दिन याद आ रहा है, वो मैं वॉलेट भूल गया था। तो मैं वॉलेट मेरे दोस्त घर पे भूल गया। अब बड़ी दुविधा में मेरे भाई, पैसे देने इज्जत की बात है, कैसे दे? तब वो खाए जा रही थी यूं 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 करके मेरे भाई, सारा खाई जा रही। मैंने कहा सुनो ना, मैंने कहा सुनो ना, अबे चुप, खाने दे बे। ऐसे ही होता है मेरे भाई, देखो बाहर सब आप होता, अंदर तो तुम ता चलता है। तो मैंने कहा सुनो ना यार, सुनो ना। तो वो बोलती है कि, मैंने पूछा पैसे वैसे लाई हो? तो कहती है आज तक लाई जो अब लाऊंगी। मतलब मेरे दोस्त, ना मुझ पे पैसे हैं ना उन पे पैसे हैं। मतलब अपने पास कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, अपने पास कुछ भी नहीं है, ना इनके पास पैसे हैं ना उनके पास पैसे हैं। स्टोरी को बड़े प्यार से समझना, दो किरदार हैं। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति रेस्टोरेंट में गया है। जब वो रेस्टोरेंट में गया, तो ये मैं एग्जांपल सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि चीजें यहां बैठ जाएं, बट जनरल लाइफ में और जो अपनी प्रोसेस है, जो फाइनेंशियल सिस्टम है, उसमें थोड़ा अलग होता है, बट अपने को समझना जरूरी है। एक व्यक्ति जो की सर्विस लेने गया, उसने सामने वाले से सामान खरीद लिया, मैंने खाना खरीद लिया ना, खा लिया, मैंने परचेज कर लिया है, लेकिन मेरे को उसका पेमेंट करना, बस मेरे पास पैसा नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? तो यहाँ पर मेरे दोस्त, मेरे एक मित्र है राहुल भाई, उन्हीं का मास्टर शेफ है, वो बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि अरे आशीष यार क्यों परेशान होता है, मैं एक काम करता हूं कि तेरे तेरे पास कैश नहीं है ना? मैंने कहा भाई यार कैश तो नहीं है, मेरे पास कैश तो है नहीं है। ओके। और फिर कैश नहीं है तो फिर एक कह रहा है, ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऑल गर्ल्स आर सेम नहीं होती है, स्टेटमेंट गलत है, डिपेंड करता है मेरे भाई कि आपका पार्टनर कौन है। ओके। बाकी सब एक अच्छी होती है, वो डिपेंड तुम पे करता है, ठीक है? चलो ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट दिया ना करो, ये अच्छी चीज नहीं है। अब फिर क्या हुआ मेरे दोस्त यहाँ पर कि इस व्यक्ति ने मेरे ऊपर क्या लिखा, एक बिल लिखा। ये मेरे से कहते कि आशीष मैं तुम्हारे ऊपर क्या लिखता हूँ, एक बिल लिखता हूँ। तो इन्होंने मेरे ऊपर एक बिल लिख दिया 10,000 रुपए का। ध्यान से सुनिएगा, ये किसके एक्सचेंज में लिखा गया है? किसके एक्सचेंज में लिखा गया है? ये किसके एक्सचेंज में लिखा गया है? कैश के एक्सचेंज में? ये किसके एक्सचेंज में लिखा गया है मेरे भाई?
किसके एक्सचेंज में लिखा गया है? कैश के एक्सचेंज में लिखा गया है। और कैश के एक्सचेंज में क्या लिखा गया है? बिल लिखा गया है। भाई सामने वाले बंदे ने एक मेरे ऊपर बिल लिखा, बिल लिखा मेरे भाई, किसके एक्सचेंज में? क्या नहीं था? कैश के एक्सचेंज में। तो इसको हम लोग बोलते बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलते? बिल ऑफ एक्सचेंज। इट इज अ इंस्ट्रूमेंट अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इतना दिमाग नहीं लगाना, अभी सिर्फ इतना है कि ये कैश के एक्सचेंज में, जैसे चेक इज डिफाइंड इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, वैसे बिल ऑफ एक्सचेंज इज आल्सो डिफाइंड इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत बिल ऑफ एक्सचेंज को भी डिफाइन किया गया है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ वस्तुएं खरीदता है और उसके पास कैश नहीं होता है, तो ये उधारी पर काम होता है। उधारी पर, समझ रहे हो? उधारी पर। सर ये सारी चीजें क्या कहां पर होती होंगी? तो ये बिजनेस में देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे जूते का काम होता है, अब मुझे किसी व्यक्ति को पेमेंट करना है, तो मैंने बोला ये बिल ऑफ एक्सचेंज, ऐसे जाकर पेमेंट इसका तू उठा लेना। तय समय होती है, सारी चीजें निर्धारित होती हैं, उस डेट पर जाएंगे, इसको मेरे दोस्त वो भुना सकते हैं और इसका पेमेंट उनको मिल जाएगा। ऐसे करके होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज देते कि तू मेरे पास आई हो, 3 महीने बाद मेरे से पेमेंट ले लियो, ऐसा हो जाता है मेरे भाई। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। ओके, अभी तक स्टोरी समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ? भुनाना मतलब कैश करा लेना। मतलब अभी तक किरदार समझना, मैं जो समझाना चाह रहा हूं प्लीज उसे समझना, अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना। ठीक है, रेस्टोरेंट का मालिक या मालकिन ऐसे दिमाग मत लगाओ। समझो, मैं गया था रेस्टोरेंट में मोहतरमा के साथ, वहां पर मेरे पास पैसे नहीं थे। रेस्टोरेंट का बंदा मेरे से बोलता है कि जो पेमेंट लेने वाला है वो मेरे से कहता है मैं आपके ऊपर बिल लिख दूं। मैंने लिख दिया बिल मेरे भाई। उन्होंने मेरे ऊपर 10,000 रुपए का बिल लिख दिया और इस पर डेट एक मेंशन करी, आज की डेट है 9 जून। हम लोग जून अगस्त, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर। ठीक है भाई, 3 महीने 4 महीने ले लेते हैं यहां से, तो भाई जून से लेके, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से पूरा सितंबर ले लेते हैं। तो 10 सितंबर की यहां पर हम लोगों ने डेट डाल दी, 10 सितंबर 2021। इस डेट पर ये जाएगा और इस डेट पर जाकर, मतलब समझना, इस डेट पर मैंने बोल दिया कि भाई साहब इन्होंने बिल लिखा, मुझे बिल दिया, मैंने बिल को एक्सेप्ट कर लिया, साइन कर दिया, नोटरी से इसकी मोहर वोहर लग गई। इसका एक फॉर्मेट होता है पूरा का पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज का, उस पर मोहर लग गई, ये बिल बन गया मेरे भाई बिल्कुल वैलिड डॉक्यूमेंट, वैलिड। अब मेरे को इसका पेमेंट करना पड़ेगा, अगर मैं पेमेंट नहीं करूंगा तो मेरे अगेंस्ट में केस ठोक देगा ये, समझ रहे हो? तो मुझे इसका पेमेंट, क्योंकि इसने मुझे दोस्त बोला, इसने बिल लिखा, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मैंने एक्सेप्टेंस नहीं दी होती तब जाके चीजें खराब होती, लेकिन इसने मेरे ऊपर बिल लिखा, मैंने एक्सेप्ट किया कि नहीं करा? बताओ मेरे भाई, मैंने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? मैंने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? मैंने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? मैंने एक्सेप्ट किया ना। मतलब स्टोरी में देखो, मेरे पास पैसे नहीं थे, सामने वाले को पैसे लेने थे, तो जिसको पैसे लेने थे वो बिल लिखेगा हमेशा। उसने मेरे ऊपर बिल लिखा, उसने बिल लिखा, 10,000 रुपए का बिल है, तय डेट हो गई, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये डेट हो गई, उस पर मेरे भाई मोहर लग गई, ये बिल मेरे दोस्त इस व्यक्ति के पास चला गया। ठीक है, ये व्यक्ति क्या करेगा, ये मेरे पास 10 सितंबर 2021 को आएगा और मैं इसको इस बिल का पेमेंट कर दूंगा, बात खत्म। 10 तारीख को ये मेरे पास आएगा, मैं इसका बिल का पेमेंट इसको कर दूंगा, बात खत्म मेरे भाई। समझ में आ गया? ये 10 तारीख को आएगा मेरे पास, मैं 10 तारीख को इसका बिल का पेमेंट कर दूंगा। सर ओनली द माउथ एविडेंस इज कैन बी जनरेटेड, नो यार, मैंने बोला नोटरी के साइन होते हैं, मोहर लगती है पूरा। ये बहुत बड़ा टॉपिक है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बट इतने दिमाग नहीं लगाना अपने को। ठीक है, ये सब सब जेन्युइन चल रहा है, सब लीगल चल रहा है। ये कहां होता है? जहां पर जब ट्रांजेक्शन उधारी पर चल रहे होते हैं, क्रेडिट पे चल रहे होते हैं। देखो हो सकता है सामने वाले पे, आप पे वो ट्रस्ट तो करे, ये ट्रेड में क्यों होता है? क्योंकि वहां पर पार्टीज नोन होती हैं। अब जरा आगे की स्टोरी समझते हैं, अभी डिस्काउंट नहीं खत्म हुआ, अभी मजेदार स्टोरी बाकी है। अब क्या हुआ कि जो रेस्टोरेंट के ऑनर है राहुल साहब हैं, इनकी अभी नई नवेली शादी हुई है, अभी हाल फिलहाल शादी हुई है, पिछले हफ्ते की बात है, या 2 दिन 2 महीने की बात, दो एक महीने की बात है, इनकी शादी हुई है। अब क्या हुआ, इनकी मोहतरमा भी कहते अरे सुनो राहुल कहीं घूमने चलते हैं। अब मेरे भाई जब, भाई अपन दोस्त एक जैसे सब, तो इन्होंने कहा चलो घूमने चलते, तो ठीक है चलते, पैसे वैसे इनके पास नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया कि ये दोस्त तय समय से पहले
ठीक है, भाभी को भूख लग गई मेरे भाई 10 सितंबर से पहले, तो इन्होंने क्या किया, ये दोस्त 10 जुलाई को, 10 जुलाई 2021 की डेट को ये क्या करते हैं, ये कहते हैं यार हमें तो पैसे की जरूरत है, क्या करें। देखो, राहुल भाई की गर्ज पड़ी है, अगर राहुल भाई को गर्ज नहीं पड़ती, जब इनके बीच में एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट हुआ है 10 सितंबर को पेमेंट लेने का, तो 10 सितंबर को पेमेंट मिलता है इनको। लेकिन इन्होंने क्या किया कि 10 सितंबर से पहले 10 जुलाई को पहुंच गए कहां, अपने बैंक में, और बैंक से कहते हैं ये कि सर मेरे पास ये है एक बिल ऑफ एक्सचेंज, इस बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले आप मुझे पैसे दे सकते हैं। तो बैंक बिल्कुल देता है। बैंक क्या करता है कि आप बिल ऑफ, एक तरीके से ये काइंड ऑफ लोन है कि नहीं जरा समझना भाई, ये काइंड ऑफ लोन ही तो है एक तरीके से। भाई कैसे काइंड ऑफ लोन है कि ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज आपके पास पड़ा है, ये आप बैंक के पास जा रहे हो, गिरवी रख रहे हो, मॉर्गेज कर रहे हो, आप बैंक से क्या बोलते हो कि इस डेट पर पेमेंट आपके पास आ जाएगा, इस डेट पर आप पेमेंट ले लीजिएगा, इस डेट पर आप कैश इसका इसको भुना लीजिएगा, बैंक भुना लेगा। लेकिन मेरे दोस्त हुआ क्या कि बैंक ने जैसे ही यहां पर, बैंक जैसे बैंक के पास ये पहुंचा, तो बैंक ने इससे कहा कि सर ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, इस पे तो आप अपनी डेट पर जाइएगा, इस पे आपको पूरा पैसा मिल जाएगा, आपको अभी क्यों आए, सर मुझे अभी थोड़ा जरूरत है इसलिए आप मुझे पैसे दे दीजिए। तो बैंक क्या करता है कि आप पूरे 10,000 रुपए देगा, भाई बैंक अपना भी तो कुछ प्रॉफिट अर्न करेगा, तो बैंक इस पर अपने प्रॉफिट को काटता है डिस्काउंट के रूप में। बैंक इसको दे दिया यहां पर 9,500 रुपए, भाई इस कस्टमर को कितना दे दिया बैंक ने, 9,500 रुपए, और 500 रुपए इस पर क्या काटा, डिस्काउंट काटा। ये बैंक के लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये कहलाता है आपका बिल डिस्काउंटेड, ये कहलाता है आपका बिल डिस्काउंटेड। समझ में आया, थोड़ा हैवी टॉपिक है बट आई थिंक सो समझ में आ गया होगा। किस रेट पे काटते हैं, अलग अलग रेट होता है, कोई फिक्स रेट नहीं है। सर हमें तो 10,000 पे करना होगा, ऑब्वियसली आशीष गौतम तो 10,000 ही पे करेगा ना, आशीष गौतम तो 10,000 ही पे करेगा। दोस्त 1 मिनट के लिए मुझे जरा म्यूट करना पड़ेगा, बस 1 मिनट के लिए, ठीक है। भाई साहब यहां तक क्लियर है। सर 10 सितंबर को आपके पास आते और 10 सितंबर से पहले बैंक के पास जाएंगे, हाँ जी, ये तब है जब आपको अर्ली पेमेंट की रिक्वायरमेंट है, जब आपको पैसे की जरूरत है, अदरवाइज तो 10 सितंबर को आपको पेमेंट मिल ही जाएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज को भी भुना सकते हैं, हाँ बिल्कुल भुना सकते हैं मेरे भाई। इसमें राहुल का लॉस होगा ना। अच्छा नयन एक बात बता मेरे दोस्त, कि राहुल को, जब राहुल और आशीष गौतम के बीच में एक समझौता हुआ, तो समझौते के अनुसार उन्हें आगे बढ़ना चाहिए था। यद्यपि उन्हें पैसे की जरूरत है तो फिर उन्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा ना, इन्हें उन्हें भुगतान करना पड़ेगा।
आपके अकाउंट में से कब पैसे कटेंगे? भाई मेरा तो डिसाइड हुआ 10 सितंबर, तो मैं 10 सितंबर को तो पेमेंट करूंगा। राहुल को गर्ज पड़ी, राहुल ने 10,000 लिए, बैंक ने उस पर प्रॉफिट अर्न कर लिया 500 रुपए का, बैंक ने प्रॉफिट अर्न कर लिया। सर आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट बट आज जाके टॉपिक समझ आया है। ओके शुक्रिया भाई। ये हम लोग पढ़ते थे बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। ओके, वही उसकी एंट्री करते 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 वक्त निकल जाए। असल में जो स्कूल में जब एजुकेशन होती है ना, वो थ्योरेटिकल होती है। वो थोड़ा प्रैक्टिकल समझाए ना तो जरूरत ना पड़े आशीष गौतम जैसे टीचर्स के पास आप लोगों को आने की। लिटरली बता रहा हूँ, जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे भाई, क्योंकि दिक्कत कहां से, नींव से है। वो नींव ही मेरे दोस्त जब भरी जाती है तब अगर मजबूत ना हो तो चीजें खराब होती हैं। लिटरली बता रहा हूँ, एजुकेशन सिस्टम अगर 12वीं तक स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए तो सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन ना वहां सीरियस पढ़ाया जाता ना ग्रेजुएशन में सीरियस पढ़ाया जाता, सिर्फ टाइम पास चलता है। सिस्टम सुधर जाए तो फिर तो दिक्कत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर है? चलो, आरआरबी में सेम जीए करंट अफेयर होता है, सेम बिल्कुल। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब मैं तुम्हें कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट समझाता हूं, लेकिन कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट में चाहूंगा एक बार तुम लोग भी पढ़ना है इसको। थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट है क्या है, अपने को हाइड कर देता हूं, फोकस करना। पहले 1 मिनट तुम लोग ओवरड्राफ्ट को पढ़ लो। मैंने ओवरड्राफ्ट तुम्हें पढ़ाया था, बट फिर भी मैं तो 1 मिनट के लिए तुम्हें बोलता हूं, ओवरड्राफ्ट तुम लोग पढ़ लो इसे। 1 मिनट पढ़ लो। सर आपका व्हाट्सएप वाला डाउट वाला चालू नहीं है, क्यों नहीं चालू है? क्यों चालू नहीं है मेरे भाई? सब चालू है। मैं उसमें ऑडियो फॉर्म में डाउट बताता रहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता टाइप करने का, तो कोई पूछता है तो मैं ऑडियो उनको भेज देता हूँ। सर आप कैसे पैसे अर्न करते हो एफबी इंस्टा से? अरे यार पढ़ो चुपचाप। अब जरा समझना ध्यान से, ध्यान से मेरे भाई। ओवरड्राफ्ट क्या है? एक व्यक्ति जिसका करंट अकाउंट है, उसको बैंक एक फैसिलिटी देता है, इट इज अ काइंड ऑफ लोन। बैंक एक फैसिलिटी देता है कि आपके अकाउंट में यदि जीरो बैलेंस है, फिर भी आप एक लिमिट तक विड्रॉ कर सकते हैं। दैट लिमिट इज कॉल्ड दी ओवरड्राफ्ट। उस लिमिट को हम लोग बोलते हैं क्या मेरे भाई? ओवरड्राफ्ट। मतलब कि ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी होती है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति जिसका करंट अकाउंट होता है, उसको यह सुविधा दी जाती है कि वो अपने अकाउंट में बैलेंस से ज्यादा भी विड्रॉ कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आशीष गौतम इज अ बंबानी या अंबानी वॉट एवर, और मेरे अकाउंट में एक बैंक ने लिमिट दे दी है कि आप 20 लाख रुपीस तक विड्रॉ कर सकते हैं अगर आपके पास जीरो बैलेंस है फिर भी। that limit is called the that limit is called the overdraft is also a credit facility granted by bank. A customer who has a current account with a bank is allowed to withdraw more than the amount of credit balance from their account. समझ में आया? ऐसे तो मेरे भाई अब ये जो सुविधा है ना, ये ऐसा है कि आप लोगों को अगर मैं सिंपल वे में समझाऊं तो ये ओवरड्राफ्ट की सुविधा जनरली करंट अकाउंट होल्डर के लिए, बट इसका एक एक्सेप्शन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना। उसमें आपका सेविंग अकाउंट ओपन होता है, बीएसबीडीए, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, यही हम लोगों ने पढ़ा था। और इसमें भी मेरे दोस्त आपको ओडी की सुविधा दी जा रही है, कितने की? 10,000 रुपए की, 10,000 रुपए की ओडी की सुविधा मिलती है।
ठीक है, क्लियर हुआ भाई ये? अब जरा देखना, इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो ये अक्सर क्या होता है कि जब कभी भी किसी भी एंटिटी को अपने बिजनेस को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो वो क्या करती हैं, ओवरड्राफ्ट अवेल करती हैं। ओके, ओवरड्राफ्ट कैसे अवेल कर सकता है कोई भी, मतलब अगर बिजनेसमैन है तो वो जो ओवरड्राफ्ट अवेल करेगा वो अपनी क्रेडिट हिस्ट्री के बेसिस पे, जो उसने उधार लिया उसके बेसिस पे, उसकी बैंक से रिलेशनशिप क्या है इसके बेसिस पे लेगा। ओके, जो उसने एफडी ले रखी होंगी, इंश्योरेंस पॉलिसीज ले रखी होंगी एटसेट्रा, उनको यहां पर मॉडगेज करके वो उधार ले सकता है। मतलब क्रेडिट हिस्ट्री मतलब कि ये है कि उसका जो सिविल स्कोर है वो बढ़िया है, वो पैसा लेता है और वो मेरे दोस्त टाइम से चुकाता है, पैसा लेता है टाइम से चुकाता है। ठीक है भाई, बिल्कुल इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, क्यों नहीं इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा इस पे। ठीक है, तो ये जो होता है मेरे दोस्त, ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि एक व्यक्ति अपनी क्रेडिट हिस्ट्री, या यूं कह सकते हैं कि रिलेशनशिप बैंक से जो होता है, या यूं कहें एफडीआई इंश्योरेंस पॉलिसी, इनको मॉडगेज करके भी ओवरड्राफ्ट की लिमिट क्या होती है, ये अलग अलग होती है, व्यक्तियों के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है, सबकी अलग अलग होती है मेरे भाई। ओके, ये जो लोन होता है ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कितना आप प्रॉफिट, कितना आप टर्नओवर कर रहे हो, ठीक है, यहां पर इसके बेसिस पे यहां पर लोन अमाउंट सैंक्शन किया जाता है। और ये जो इसमें जो पैसा होता है, एक लिमिट होती है, एक लिमिट तक आप यहां पर पैसा विड्रॉ कर सकते हो। समझ में आया? समझ में आया मेरे भाई? आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर है, आप इसका फायदा उठा सकते हो। ये अब ऐसा हो सकता है, ये मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है। अब ये आपके लिए 1 ईयर, मैक्सिमम तो 1 ईयर के लिए होती है कि ओडी की फैसिलिटी ली है हमने, 3 महीनों के लिए ओडी की फैसिलिटी ली है, ठीक है, हमने 1 महीने के लिए ओडी की फैसिलिटी ली है, हमने मेरे दोस्त 1 साल, लेस देन 1 ईयर होता है। लिमिट किसके अकॉर्डिंग होती है भाई? लिमिट होती है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, आपके दोस्त रिलेशनशिप, आपकी मेरे दोस्त फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बेसिस पे कि आप कितनी वर्थ रखते हैं, क्या आप पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इंटरेस्ट ऑब्वियसली देना पड़ेगा, कोई फूफा थोड़ी लगना, इंटरेस्ट देना पड़ेगा मेरे भाई। ओवरड्राफ्ट जो लिमिट सैंक्शन होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और क्रेडिट हिस्ट्री के बेसिस पे होती है। क्लियर हुआ दोस्त? ओवरड्राफ्ट क्लियर हुआ है? तो जो ओवरड्राफ्ट होता है, जो अमाउंट डिटरमाइंड होता है, वो क्लाइंट की जो रिलेशनशिप होती है बैंक, उसके बेसिस पे, या उसने जो इंश्योरेंस पॉलिसीज, एफडी, या जो भी उसकी क्रेडिट हिस्ट्री होती है उसके बेसिस पे दिया जाता है। ओके, इसमें जो पैसा होता है वो बैंक, जो भी कस्टमर होता है वो अपने बैंक, अपने जो बिजनेस है उसमें इस्तेमाल करता है, उसके इस्तेमाल के लिए इस पैसे को लेता है। जो एग्जिस्टिंग अकाउंट होता है व्यक्ति का, उसी को ये ओवर ओडी की फैसिलिटी दी जाती है। समझ में आ गया? क्लियर है मेरे भाई? क्रेडिट हिस्ट्री फैसिलिटी इज ऑल्सो क्रेडिट हिस्ट्री फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, यू कैन से गाइस इट इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, उसे भी हम लोग पढ़ेंगे, अभी ओडी पे पढ़ लेते हैं पहले। उसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, अभी जो कंफ्यूजन है वो पहले जो समझना है वो ये ओडी समझना है और कैश क्रेडिट, क्योंकि मैं इतना डिटेल में ओडी इसलिए पढ़ा रहा हूं कि कैश क्रेडिट इस इसकी रेप्लिका है, रेप्लिका है, और उसमें कहीं फंस जाओगे आप लोग। ठीक है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट समझ ले, फिर इसके बाद ये समझ लेते हैं। अब जरा समझिए कैश क्रेडिट क्या है। कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट बोथ आर सेम। इंटरेस्ट ये भी क्या होता है कि आपको एक लिमिट दे दी जाती है, इट इज एन अरेंजमेंट वेयर बाय द बैंक अलाउ बोरोवर टू विड्रॉ अमाउंट अप टू सर्टेन स्पेसिफाइड लिमिट। आपकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो। ये भी दोस्त जनरली एक बिजनेसमैन को ही दिया जाता है, साधारणतया ये भी एक बिजनेसमैन को ही दिया जाता है। इंटरेस्ट इसमें चार्ज होती है जितना अमाउंट विड्रॉ करेंगे। कैश क्रेडिट इज ग्रांटेड एज पर दी टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड विद दी कस्टमर। अब इसमें और सीसी और ओडी में डिफरेंस क्या है? कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट में, जो इसमें कैश क्रेडिट में जो इंटरेस्ट रेट होती है वो ओडी के कंपैरिजन लो होती है मेरे भाई। ठीक है, ओडी के कंपैरिजन। ठीक है, और ओडी में दोस्त इंटरेस्ट रेट थोड़ी हायर होती है। अब ये जो कैश क्रेडिट होता है कैसे दिया जाता है?
एक वर्ड होता है हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन मतलब समझते हो? हाइपोथेटिकली, हाइपोथेटिकली ऐसा अक्सर आप लोग बात करते होंगे, कहते होंगे कि अरे यार सुनो ना, हाइपोथेटिकली आई एम फीलिंग यू आर विद मी, ओके। अक्सर आप बोलते होंगे ना कि मैं मानकर चल रहा हूं कि तुम हाइपोथेटिकली प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हम लोग अजम्पशन लगा रहे हैं कि तुम मेरे साथ हो, ऐसा बोलते हैं अक्सर हम लोग, इमेजिन करते हैं, ठीक है। जैसे ये बोलते हैं कि एक व्यक्ति है, उसका जैसे नॉर्मल अगर हम लोग एग्जांपल दें, कि जैसे हम लोग एग्जांपल दे रहे होते कि हाइपोथेटिकली मान के चलो कि ये व्यक्ति इनसे मिलने गया था, तो हाइपोथेटिकली मतलब क्या है कि ये इमेजिनेशन में एक स्टोरी बेसिस पे हो गया, मतलब वो प्रैक्टिकली नहीं आया, वो फिजिकली नहीं आया, बट हाँ उसको हम लोगों ने बोल दिया कि वो आया, माना, जैसे आपकी लैंग्वेज में होता माना, ओके वैसे। अब यहां पर कैश क्रेडिट में क्या होता है कि जो हाइपोथिकेशन होता है, हाइपोथिकेशन या हाइपोथेटिकली दोस्त, यहां पर काम होता है कैसे, कि जो व्यक्ति होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जूते का काम है, अब ऐसा तो नहीं कि मेरे भाई जूते का जो सोल है उसको मैं गिरवी रख के आऊंगा, समझ रहे हो? यहां पर तो क्या था, ओडी के केस में मैंने क्या किया कि मेरी रिलेशनशिप काम आ गई, मेरे जो इंश्योरेंस पॉलिसी या एफडी है, क्रेडिट हिस्ट्री है, वो मेरी काम आ गई। इस केस में क्या काम आएगा, इसमें क्या होता है कि जो आपका स्टॉक होता है, जो इन्वेंट्री होता है, मेरे गोडाउन में माल रखा हुआ है, अब वो माल थोड़ी मेरे भाई मैं रखने जाऊंगा, ठीक है, माल थोड़ी रखना। फॉर एग्जाम्पल मेरे दोस्त, अगर मैं नॉर्मल यूं बोलूं कि आशीष गौतम जो काम करता है मेरे दोस्त, वो एक ट्राउजर का काम करता है, अब ये थोड़ी कि ट्राउजर जाके मैं वहां पर मॉर्गेज करके आऊंगा, मैं क्या करूंगा, उसको अपने इन्वेंट्री के पेपर्स, स्टॉक के पेपर्स, डेटा के पेपर यहां पर मॉर्गेज करूंगा, उसके बदले में यहां पर लोन मुझे मिलता है, समझ रहे हो? अब यार ऐसे में अगर होगा तो इसका मतलब सीसी का पैसा सिर्फ बिजनेस पर्पज से इस्तेमाल किया जाएगा, समझ रहे हो, सिर्फ बिजनेस नीड के लिए। यार जब इन्वेंट्री का बदले में मांग रहा है, वो स्टॉक के बदले में वो मांग रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि वो पैसा जो इस्तेमाल किया जाएगा कैश क्रेडिट का, वो किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, सिर्फ सर बिजनेस नीड के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए क्या होगा, एक नया अकाउंट ओपन होगा, इसका नाम है कैश क्रेडिट अकाउंट। एक नया अकाउंट ओपन होगा, इसका नाम क्या, कैश क्रेडिट अकाउंट। और इसमें भी पैसा जो दिया जाता है वो जनरली 1 ईयर के लिए होता है। किसके लिए होता है, लेस देन 1 ईयर, मतलब 1 ईयर, एक लेस देन क्या 1 ईयर के लिए होता है, ओनली फॉर बिजनेस पर्पज इसका इस्तेमाल किया जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? इसीलिए मैं इसको आराम से समझाने के लिए रखा था कि अगर मैं इस दौरान पढ़ाता पहले दिन तो ये सर के ऊपर से चला जाता। इसलिए मैं बोलता हूं कुछ चीजों को फूफा मान लिया करो, फ्यूचर के लिए रखा करो। नहीं, कैश क्रेडिट में जो पैसा दिया जाता है वो अगर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाएगा तो भविष्य में तो उसको दिखाना पड़ेगा इस पैसे का जो उसने इस्तेमाल किया बिजनेस नीड के लिए ही किया है। बट हाउ दे कैलकुलेट द इंटरेस्ट, भैया ये नहीं अपने को पता, ठीक है। जो जेन्युइन क्वेश्चन है उस पर काम करेंगे, इंटरेस्ट इंटरेस्ट का मतलब नहीं। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जो सीसी है और ओडी है, ओडी करंट अकाउंट होल्डर को मिलती है, सीसी में क्या होता है, आपको अलग से कैश क्रेडिट अकाउंट ओपन कराना पड़ता है, यह इंटरेस्ट लो होती है, ओडी के केस में इंटरेस्ट हाई होती है। जो यहां पर कैश क्रेडिट की बात करते हैं, ये यहां पर स्टॉक और इन्वेंट्री को हाइपोथिकेट करना पड़ता है। ओडी के केस में क्या होता है, रिलेशनशिप काम आ जाती है, या तो फिर यहां पर एफडी जो होती है, इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, वो काम आ जाती है। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर होता है वही ओडी लेता है, लेकिन अभी जो बैंक का कस्टमर भी नहीं है वो कैश क्रेडिट अकाउंट ओपन करा के मेरे भाई सीसी की फैसिलिटी लेता है। समझ में आया? यहां पर ओडी में क्या हो सकता है, 1 मंथ, क्वार्टरली या 1 ईयर के टेनर के लिए मिल सकता है, लेकिन जो सीसी मिलता है वो 1 ईयर के लिए मिलता है। दोनों ही 1 ईयर के लिए है, मैंने बोला ना, सीसी और ओडी और ये बिल डिस्काउंटेड सभी है क्या है ये दोस्त, जो ये आपका लो एडवांसेस का पार्ट है। एंड एडवांसेस ऑलवेज भी शॉर्ट टर्म, यही तो पढ़ा था हमने, एडवांसेस ऑलवेज भी शॉर्ट टर्म। ओडी हम लोगों को मिल सकता है, हाँ करंट अकाउंट ओपन करा लो आपको भी मिल जाएगा। सीसी पर्सनल यूज नहीं कर सकते भाई, सीसी पर्सनल यूज नहीं है, सिर्फ बिजनेस नीड के लिए होगा। सर मॉर्गेज भी रखते हैं ना ओडी फैसिलिटी में, ऑब्वियसली रखते हैं मेरे भाई। अब कुछ प्रधानमंत्री जनधन योजना एक्सेप्शन है तो उसे लेके मत बैठ जाना, टाइम बॉम्ब नहीं है ये, इन्वर्टर लगवाया तुम्हारी वजह से नया मेरे भाई, सिर्फ कमरे कमरे क्लास के लिए।
तो वो बोलता है 3 बार पी पी पी, बस ऐसे करके मेरे दोस्त। अब बूम ना करवा देना किसी दिन, कल को हमारी ऑब्विचुअली कोई और पढ़ा रहा हो बैठ के। समझ रहे हो? तो ये ओवरऑल हम लोगों का क्या क्या टॉपिक खत्म हो गया। बैंकिंग टर्मिनोलॉजी डन, गवर्नमेंट स्कीम डन, ओके, बैंकिंग इन इंडिया पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 डन हमारा, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा डन हो गया मेरे दोस्त। ये जो मेजर टॉपिक है मेरे भाई ये कंप्लीट हो गया। अब हमारे जो स्टार्ट होंगे वो सुपर मेजर टॉपिक स्टार्ट होंगे। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में, फिर पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम लोग इन्फ्लेशन के बारे में। आपको अपने पैकेज में पीएसएल की क्लासेस नहीं दिख रही होंगी, बट इसकी क्लासेस आपको जल्दी शेड्यूल्ड में दिख जाएंगी, ओके। कल वॉरियर 6.0 की क्लास होगी 3 से 5 में। रीनेम करवा दो, सब रीनेम करवा दिया भाई, भाई रीनेम करवा दिया मैंने। अच्छा ये बताओ किसी के में रीनेम नहीं हुआ तो वो लॉग आउट करके लॉग इन कर लेना। रीनेम हो गया कि नहीं हो गया? सब कुछ डन चल रहा है? ठीक है, एक बार और पढ़ लेना। एमएसएमई पढ़ाएंगे, हाँ पढ़ाऊंगा ना, पीएसएल में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नाबार्ड पीएसएल में पढ़ाऊंगा। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। वॉरियर की क्लास कल होगी 6 की। चलो ठीक है, राधे राधे दोस्तों।